नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इससे आने वाले दिनों में न सिर्फ आपके लोन सस्ते हो जाएंगे बल्कि आपके लिए निवेश के और भी मौके बढ़ेंगे। बस जरूरत है रेट कट के हिसाब से पोर्टफोलियो में थोड़ा सा चेंज कर लें। इसलिए आज के हमारे शो में हम आपको बताएंगे रेट कट के बाद क्या हो निवेश की नई स्ट्रैटेजी, डेट फंड में कहां बनेंगे निवेश के मौके, इक्विटी में अब कौन से सेक्टर होंगे ज्यादा चमकदार और कहां मिलेंगे एफडी से बेहतर रिटर्न। इन तमाम सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको इस शो में। हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल, साथ ही कंप्लीट सर्किट मिल के सीईओ क्षितिज महाजन। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। क्षितिज आपका भी और पंकज जी आपका भी। तो जिसका इंतजार था एक बार फिर, और खास करके जी बिजनेस ने तो पहले ही इसके संकेत भी दिए थे कि रेट कट इस बार हो सकता है, और वही हुआ भी। एक बड़ा तोहफा फिर से मिला है 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन इसी के साथ काफी राहत भी मिली उन लोगों को भी जिनकी ईएमआई चल रही है। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि जब रेट कट हो गया तो हम जो अपना निवेश एग्जिस्टिंग अभी है या फिर नया करना चाहते हैं तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि ये अब समझना चाहेंगे रेट कट का सीधा फायदा पोर्टफोलियो में कैसे आएगा इस चीज को। तो सबसे पहले तो ये बताइए पंकज जी कि रेट कट का ये तोहफा, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार ये होगा? आप थे आश्वस्त इसके लिए, और कैसा असर रहेगा इसका? स्मिता जी नमस्कार, क्षितिज जी नमस्कार। देखिए, आपने पूछा कि क्या उम्मीद थी, तो बिल्कुल उम्मीद थी। उसकी वजह ये थी कि इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और जो इस तरह के सिचुएशन थी उसको देख के लग रहा था, मैं कहूंगा कि 50 बेसिस पॉइंट का गुंजाइश थी। तो मालूम था कि एक बार में नहीं पर 2 बार में। इसके लिए जितना समझ में आता है उसके अनुसार डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन थी। हो सकता है कि इस बार नहीं करते, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में करते, लेकिन रेट घटाने का स्कोप तो बिल्कुल था यहाँ पर। अब ये है कि हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाहे हम बात करें निवेश की या फिर जो पैसा बच रहा है, बिकॉज किसी की भी बात कर लीजिए, अक्सर होम लोन या कार लोन इत्यादि अक्सर किसी के भी बास्केट में होते हैं। तो ऐसे में यदि आपका पैसा बच रहा है या फिर आप लोन लेने के प्लान कर रहे थे और आगे लोन लेंगे, ईएमआई कम होगी, तो ऐसे समझ के चलिए, तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा और बचने वाला है। मेरे हिसाब से ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, जहां पे जीएसटी कट की वजह से पैसा बचा, इनकम टैक्स की दरें घटी जिसकी वजह से पैसा बचा, और साथ में सिर्फ एक 0.25% की बात नहीं बल्कि पूरे साल की बात करें तो 1.25%, 1.25% रेट कम हो गया है पीक से। तो इसमें काफी बचत अभी लोगों के हाथ में हो रही है। बचत तो लोगों के हाथों में हो रही है और इसीलिए लोग इतने खुश भी हैं। अब उस बचत को लगाए कहाँ, इसका हर किसी को इंतजार है कि कोई ऐसी सलाह दे कि उस बचत को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर दें। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्षितिज, क्योंकि रेट कट जब भी होता है सबसे पहला जो अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नजर जाती है इस पर एफडी पर, और लोगों को ये लगता है कि अब तो इंटरेस्ट रेट वहां भी कम हो जाएंगे। ऐसे में रेपो रेट में जब कटौती हो तो एफडी के निवेशकों को क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि रेपो रेट का फायदा आखिरकार कैसे मिलेगा? क्षितिज आप म्यूट पर हैं। सॉरी, नमस्ते स्मिता, नमस्ते पंकज जी। आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, एंड पंकज जी ने बहुत अच्छे से सरलता से बताया कि क्यों एक्सपेक्टेड था। सो यस, आपके रेपो जो रेपो रेट है वो 5.25 हुआ है। जब एफडी की बात करते हैं स्मिता, गुड पार्ट अबाउट एफडी इज कि दैट जो आपने रेट लॉक किया हुआ ऑलरेडी एफडी में, वो रेट वही रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट जो भी हो जाए। क्योंकि आपने अगर 6%, 6.5% जो भी रेट है आपका, तो एफडी में रेट वही रहता है। जब आपकी एफडी रिन्यू होती है तब वो नए रेट के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो आई थिंक उसमें अभी जहां रिन्यूअल्स आने वाले हैं वहां पे इस समय सोचने का विषय है कि वहां क्या किया जाए। नहीं तो अगर लंबे टाइम तक कोई एफडी आपकी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो वो जितने भी इंटरेस्ट हैं आपके, चाहे वो होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, वो रेट आपके एडजस्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात है स्मिता, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जिसमें सारे कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो बोरो करके कैपेक्स करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा साइन है। अब कोई भी ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, अगर आपका रेपो आज 5.25 है, वो 6.5 के बीच में ब्रैकेट में फंड रेज कर सकती है। जब कॉस्ट ऑफ फंड आपकी कम हो जाती है, वहां पे आपका ओवरऑल बर्डन कम हो जाता है और आपका कैपेक्स स्टेप अप हो जाता है। आई थिंक
ये बहुत पॉजिटिव साइन है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और हमारी कैपिटल मार्केट्स के लिए। जहाँ पे ईएमआई कम हो जाती है, आपके हाथ में कैश इन हैंड बढ़ जाता है, जो इंडिविजुअल्स ले रहे हैं। अब इस समय देखिए स्मिता, पहली चीज आपकी टेक होम सैलरी बढ़ी बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स स्लैब जो पॉजिटिव चेंज हुए, फिर जीएसटी कट हुआ, आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हुए, अब ईएमआई आपकी ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास कम हो रही है। तो आई थिंक मतलब जब से रेट कट होने शुरू हुए हैं तो होम लोन ऑन एन एवरेज आपको 7.10 7.15 के आसपास हो सकता है, सब 7 भी, जैसे अगर 25% का एक और रेट कट आता है अगली पॉलिसी में, उससे कम भी मिले तो आपकी ओवरऑल डिमांड जो है चीजों की बढ़ती है और लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, जहां मनी सर्कुलेशन में आता है वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा होती है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। यस, बट ऑन अ लाइटर नोट अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो आपके हाथ में बचत के पैसे आते हैं वो आपको समझ ही नहीं आते कि वाकई आपके पास अब कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ का जो खर्च है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ना भी कहीं ना कहीं बेटर ही होता है देश के लिए। अब आपसे पंकज जी एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि अगर बैंक में आपके पास वाकई पैसे पड़े हैं और रेपो रेट क्योंकि अब कम हो रहे हैं तो और भी ऑप्शन हैं आपके पास निवेश के, ऐसे में बैंक में पड़े हुए पैसों को और कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी के बजाय, और कौन से बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी क्षितिज ने भी बताया कि ऑलरेडी आपकी एफडी है तो उस पर जो रेट है वो तो फिक्स है, क्योंकि एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो 5 साल की एफडी है तो 5 साल तक आपको वही रेट मिलेगा जिस पर आपने वो बुक की थी। लेकिन यदि अभी पैसा पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में और उसे आपको निवेश करना है, या फिर नया कोई पैसा आने वाला है फ्रेश आपके पास जिसे आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्योंकि एफडी का रेट भी कम होगा, आप लोन का रेट कम होगा, तो खुशी की बात है, लेकिन एफडी पर भी रेट कम होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं उसका भी रेट कम हो। तो इसके लिए आपको दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आपको जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो एफडी जैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहीं पे करना है। पहली बात, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको किस किस एसेट क्लास में निवेश करना है वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यदि आपका लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो डेफिनेटली वहां पर आप इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे, हाइब्रिड में करेंगे, वो आपको बिल्कुल अपने गोल के हिसाब से ही तय करना होगा। लेकिन यदि आप सोच रहे थे कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश करना है तो फिर आपको डेट ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करना चाहिए, या फिर उसके साथ साथ प्योर डेट की बजाय कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जहां पर इक्विटी की मात्रा बहुत छोटे रूप में होती है। तो इस तरह के जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड हैं, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स हैं या आर्बिट्राज फंड्स हैं, इस तरह के फंड्स में भी निवेश आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पहली बात तो यह है कि अपने गोल के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कीजिए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है और एफडी से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद आप करते हैं तो फिर इस तरह के फंड्स मैंने सुझाए हैं उनमें निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये रहे आपके लिए वो निवेश के ऑप्शंस। अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म मीडियम ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं डेट फंड, उसमें निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स होते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, पंकज जी की सलाह। लेकिन आगे और भी जानेंगे कि और कहाँ पर डेट में ऑप्शन है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे यहाँ पर क्षितिज की रेट कट का कितना असर आप अब इक्विटी के निवेश पर देख रहे हैं, और अब इक्विटी में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आगे आपको बहुत बेहतर करते हुए दिखेंगे? स्मिता, देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है ना पिछले 6 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, एंड ये जो रेट कट का साइकिल ऑलमोस्ट प्ले आउट अब हो रहा है। आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फॉर श्योर अच्छा करेंगे यहाँ से, बिकॉज ओवरऑल इकोसिस्टम आपका बढ़ता है, ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, मार्जिन्स बैंक के ज़्यादा बनते हैं, तो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम चलता है आगे। एनबीएफसीज का बेनिफिट होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा करती है, जितना वो ज़्यादा लेंड करती हैं उतना ज़्यादा मार्जिन्स, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हैं। तो ये इसका पूरा बेनिफिट आपका इस पे आएगा। जैसे आपने बोला कैश इन हैंड अगर ज़्यादा आ रहा है या पैसे सेव हो रहे हैं तो या वो वापस खर्चे में जा रहा है, या लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे है, पर कुछ लोग उसमें सेव भी करते हैं, तो उसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड हाउसेस को, ब्रोकिंग कंपनीज को, मीडिएटर्स को, बहुत कंपनीज को होता है। आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस अच्छा करेगा, कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा करेगा आपका, बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंड स्पेशली बढ़ता है। तो जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, चाहे वो ट्रैवल हो, होटल हो, या व्हाइट गुड्स हो, ब्रांड गुड्स हो, वो आपका
वो बहुत अच्छा करता है। साथ में ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा करता है, बिकॉज जहाँ पे आपका ईएमआई का बर्डन कम होता है, पीपल लाइक टू अपग्रेड, चाहे वो टू व्हीलर में अपग्रेड करें या फोर व्हीलर में अपग्रेड करें, तो उसका बहुत बेनिफिट आता है। तो ओवरऑल दिस सारे सेक्टर्स टेंड टू डू वेल। पर मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया, केपेक्स साइकिल बेटर होता है तो इंडस्ट्रियल ओवरऑल सेक्टर्स स्टार्ट डूइंग वेल, जहाँ पे दे वर वेटिंग फॉर लो इंटरेस्ट रेट ताकि उनके ऊपर बर्डन कम आए। तो आपका केपेक्स होने के कारण ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छा करता है। आई थिंक अगर ये थोड़ा सा लंबा चल पड़ा कम रेट का जो रैली है, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर ओवरऑल इकोनॉमी। बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो सेक्टर्स हैं ये आपको बेहतर करते हुए दिखेंगे। रेट कट का असर जो है वो इन सेक्टर्स पे पड़ेगा, जो इस वक्त आपको बताया क्षितिज ने। आपसे भी इसी तरीके से स्पेसिफिक सेक्टर्स में जानना चाहूंगी आप पंकज जी, अगर रेट कट का असर सीधे डेट में कौन से ऐसे स्पेसिफिक फंड्स हैं जहां पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम ऐसे इक्विटी की बात करें, क्योंकि जैसा अभी क्षितिज ने भी कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। इस वक्त सिर्फ रेट कट की बात नहीं है, बल्कि हमने इस साल में जो देखा कि जीएसटी के रेट कम होने से या इनकम टैक्स की दरें कम होने से हाथ में पैसा ज्यादा आया। हल्का पे एग्जाम्पल दिया कि लाइफस्टाइल एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन फिर भी अगर आप पैसा बचाते हैं तो उस पैसे को लाइफस्टाइल के रूप में मान लीजिए। तो ऑटोमोबाइल की हम बात करें, कंजम्पशन की बात करें और कैपिटल गुड्स की बात करें, रियल एस्टेट में देखिए, एक तो यह है कि आपकी ईएमआई कम हो रही है तो लोन लेना आसान हो गया है, ज्यादा लोन ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बिल्डर्स भी तो लोन लेते हैं ना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो उनकी भी कॉस्ट कम होगी। अगर बिल्डर्स उसे पास ऑन करना चाहें तो सीधी सी बात है कि जो घर की दरें हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ भी हो, उसके भी प्राइस कम हो सकते हैं। तो इसके लिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप काफी यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हैं। पर अगर हम बात करें सिर्फ डेट ओरिएंटेड फंड्स में कहां पर करना चाहिए, तो अगेन जैसे मैंने पहले बोला, पहली बात अपने गोल्स के हिसाब से आपको तय करना होगा कि किस तरह के फंड्स हैं। लेकिन फिर भी अगर हम डेट में कहें तो निपुण इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, ये डेट फंड्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा आप हाइब्रिड में जाना चाहें तो एडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, ये कुछ फंड्स हो सकते हैं जिन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो पंकज जी ने अपने फंड भी आपको रिकमेंडेशन में बता दिए और उन फंड में तो आप निवेश कर ही सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर डेट फंड में, जैसे लिक्विड फंड हो गया या लिक्विड ईटीएफ हो गया, जो आजकल काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। अगर आप देखें पंकज जी, तो मेरे ख्याल से वैसे भी ईटीएफ की तरफ लोगों का रुझान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इन सब जगहों पर आप निवेश कर सकते हैं। अब आगे थोड़ी सी निवेश की स्ट्रैटेजी जो है वो लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। अब तो हमने बस ये बताया कि आपके लिए कहां पर रेट कट का जो असर है वो दिखेगा, लेकिन वो असर अपने पोर्टफोलियो में आप कैसे लेकर आएंगे ये भी जानना जरूरी है। वो जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती के बाद आपके लिए कहां है बेस्ट निवेश के मौके, यही जानने की कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ क्षितिज महाजन और पंकज मटपाल इस वक्त मौजूद हैं। क्षितिज, अब इस रेट कट का फायदा आपके पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंचे, इसके लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है अपनी चेंज करनी चाहिए अभी के टाइम पे, बताइएगा। स्मिता, बेसिकली आपको अपने एसेट एलोकेशन पे बने रहना है। कोई भी इवेंट बेस पे अपना एसेट एलोकेशन चेंज मत कीजिए, बिकॉज कोई भी इवेंट आता है, न्यूज आती है, दैट डजंट मीन कि हमें ऐड करना जरूरी है। बस ये देखिए कि दैट एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपने जो फिक्स इनकम के फंड्स ले रखे हैं उसमें ड्यूरेशन क्या है, बिकॉज फिक्स इनकम में बेनिफिट तभी मिलता है जब आपका ड्यूरेशन उसको प्ले करता है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ दैट आप जब भी फिक्स इनकम एलोकेशन कर रहे हैं तो जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ मनी है उतनी ही ड्यूरेशन की मैच्योरिटी लीजिएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी एक होता है और एक आपका पोर्टफोलियो का एवरेज मैच्योरिटी होता है। जो आपने यील्ड फिक्स किया है वो उतनी एवरेज मैच्योरिटी में फिक्स करिए जो आपके फंड की ड्यूरेशन। मान लीजिए 3 साल के बाद आपको फंड चाहिए तो ऐसे ही पेपर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म फंड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो या क्रेडिट रिस्क फंड हो, जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की हो, ताकि आपको मार्क टू मार्केट रिस्क नहीं मिले। अभी जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उसमें एक्चुअल में रेट ट्रांजिट नहीं हुआ है, रेट कट तो हो गया है, बट 10 ईयर अभी भी हमारा 6.4 प्लस पे है। तो आई थिंक जब वो ट्रांसलेट होगा रेट, तब आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियोज में एक्चुअल में जो रिटर्न बनना है, जो हमेशा कैपिटलाइजेशन से बनता है, वो बनता दिखेगा आपको। तो 5 साल से नीचे में आप डेट फंड्स ही रखिए या एट द मैक्स बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए।
डेट को प्ले करने के लिए आप अपना एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड लीजिए, और 5 साल के ऊपर आप इक्विटी फंड्स रखें। इक्विटी फंड्स में वो फंड्स आप थोड़ा देख सकते हैं जिनके पास एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, आपके कंजम्पशन सेक्टर की तरफ, और या जिसके पास थोड़ा एलोकेशन आपके रियल एस्टेट सेक्टर में जो अच्छी कंपनीज है उनमें थोड़ा बहुत भी है, क्योंकि उनका भी बेनिफिट काफी ज्यादा होगा। अगर आपने ऐसे पोर्टफोलियोज नए लिए हैं तो आपको ट्रांसलेट होता हुआ अपने पोर्टफोलियोज में इक्विटी में थोड़ा ज्यादा दिखेगा ये रेट कट का बेनिफिट। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप नए फंड्स ऐड करें, एग्जिस्टिंग फंड में ही फर्दर टॉप अप उन फंड्स में करें जहां पे सेक्टर्स में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट आपका आएगा। देखिए चर्न का एक कॉस्ट है, वो होता है कैपिटल गेन। सो चर्न लास्ट चीज होनी चाहिए जब आप रीबैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपके पास फ्रेश एलोकेशन है तो उसके थ्रू आप रीबैलेंस करें। सो दैट्स हाउ यू शुड प्ले दिस आउट। बिल्कुल, स्टे इन्वेस्टेड इज़ अ बेस्ट पॉलिसी फिलहाल के लिए, आपकी तरफ से यही राय। अभी हमसे जब हम ये शो कर रहे हैं इसी दौरान एक मेल के जरिए एक सवाल आया है पंकज जी, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दीजिएगा हमारे पास मनी गुरु के इस मेल आईडी पर। हमारा जो ये शो देख रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, आरसी भटनागर जी जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको ये जानना है कि इस रेट कट का जो फायदा होता है वो जल्दी बैंक देती नहीं है, और अगर दे भी दे तो फिर उन्हें, यानी कि क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं, उनके पैसे उन्होंने एफडी कर रखे होंगे हो सकता है बैंक में, कैसे दिखेगा इसका फायदा, उन्हें कैसे मिलेगा? नहीं, देखिए एफडी में मैंने शुरुआत में भी कहा कि एफडी पर आपका जो रेट होता है लॉक हो जाता है। अगर आपने 5 साल की एफडी की है, 2 साल की एफडी की है, तो जो रेट पर आपने एफडी की थी आपका रेट वही रहेगा, आपका रेट कम नहीं होगा। ये रेट बढ़ा भी होता तो भी नहीं बढ़ता था, यहाँ तो कम हुए हैं, तो एफडी में तो आपको खुशी होगी कि आपका रेट लॉक है, वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन लोन में उम्मीद है कि जल्दी ही वो पास ऑन करेंगे। और पता नहीं, टाइम एक बात मैंने कैलकुलेशन की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि एफडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग एफडी है, नई एफडी कोई करेंगे तो उस पर नया रेट लागू होगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ स्मिता जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन है। ये पूरा जो इस साल में 7.25% का रेट कट हुआ है, किसी ने अगर 50 लाख का लोन लिया हो और 9% की मान लीजिए उस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा था जो कि एवरेज, तो 44,986 की ईएमआई थी। और ये जो 7% का घटने के बाद 7.75% का इंटरेस्ट रेट आ गया है, तो आपकी ईएमआई हो जाती है 41,047 रुपी, यानी कि 3,939 रुपीज पर मंथ। एक साल में 47,268 यानी 47,000 रुपीज का फायदा आपको हो रहा है एक साल के अंदर। और एक बात और कहूंगा कि अगर आपने 20 साल का लोन लिया है और सेम ईएमआई जो आपकी 44,986 की थी, आप उसे घटवा नहीं रहे हैं, वो सेम है, तो 20 साल का लोन 16 साल में पूरा हो सकता है। तो यहाँ पैसा बच कितना रहा है, उसे कहाँ निवेश करना है, उसके बारे में सोचिए। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर लॉक है, पहले से ली हुई है, वो सेम रहने वाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे इस ऑनगोइंग शो में ही उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया। क्षितिज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फंड सजेशंस आपके अभी के टाइम पे क्या रहेंगे, नए इन्वेस्टर्स या फिर जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी? आई थिंक ब्रॉडली मैंने क्या बोला, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने लिए, अगर उनके पास पूरी बकेट है, उनके पास अक्रॉस लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड, मल्टी कैप, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लिक्विड में आप HDFC या कोई भी फंड देख सकते हैं, आदित्य बिरला का है, कोटक का है, साथ में आप एक पोर्टफोलियो एक फ्लेक्सी कैप फंड का ले सकते हैं, HDFC, बराक पारेख, इन्वेस्को, किसी भी मल्टी कैप ले सकते हैं। एक डेट फंड जरूर रखिए यहाँ पे, बिकॉज जितना भी इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो, आपको हमेशा एसेट एलोकेशन अपनी इंटैक्ट रखनी है। प्लीज सारा पैसे आप जो है इक्विटी में तभी डिप्लॉय करें जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम हो टू टेक केयर ऑफ योर इमरजेंसी एक्सपेंस, बट अदरवाइज एसेट एलोकेशन जो डिसाइड किया उस पर रहिए। एक मीडियम टर्म फंड देख सकते हैं, एक्सिस का है, कोटक का डायनामिक बॉन्ड फंड अच्छा फंड है। इस मार्केट की अनिश्चितता में बैलेंस एडवांटेज फंड भी रखिए। HDFC और ICICI के ट्राइड एंड टेस्टेड बैलेंस फंड्स हैं, आप वो देख सकते हैं, और ICICI के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, जहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिड और एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहेगा, वहाँ पे आप मल्टी कैप और लार्जर मिड कैप एलोकेशन कर सकते हैं। स्मॉल और मिड कैप इस समय मैं बोलूँगा अवॉइडेबल है फॉर द टाइमिंग। आप या तो सिप करें अगर आपको एक्सपोजर लेना ही है, लमसम STP रूट के थ्रू आप अवॉइड करें।
बिल्कुल। तो HDFC का लिक्विड ABSL सेविंग फंड यानी कि आदित्य बिरला का यहाँ पर सेविंग फंड आपके लिए, और इसके अलावा और भी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पर, ये क्षितिज महाजन की आपके लिए सलाह। पंकज जी, वेरी क्विकली आप भी अपने फंड्स के सजेशंस दे दीजिए। मैंने वैसे फंड्स के नाम पहले ही बता दिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ। अगेन, अगर आपको इक्विटी के फंड्स करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल आपने जो एसेट एलोकेशन डिसाइड किया है, फंड डिसाइड किए, उनमें कीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। बट यहाँ पर बात स्पेसिफिक हो रही है कि डेट में अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, क्योंकि एफडी के रेट कम हो जाएंगे। तो अगेन, निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, ये डेट कैटेगरी में, और कुछ हाइब्रिड में जैसे एडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड्स को आप एफडी के कंपैरिजन में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो पंकज भटपाल के भी ये फंड सजेशन आपके लिए, अगर आप चाहें तो इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड है तो फिलहाल इन्वेस्टेड रहे। और थैंक यू सो मच पंकज जी, आपका भी इस शो पर जुड़ने के लिए, क्षितिज आपका भी, और बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि रेट कट का फायदा आपको कैसे मिलेगा, और फायदे से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले से आपका निवेश है उसको आप कैसे जारी रखें, ना कि ये जो मूवमेंट आते रहते हैं उससे आप इन्फ्लुएंस हों। थैंक यू सो मच क्षितिज, थैंक यू सो मच पंकज जी। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।